नया रास्ता पाठ 25। कचहरी यानी कि कोर्ट का शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश था, मतलब छुट्टी थी। मीनू को मीरापुर गए कई महीने हो गए थे। माँ व पिताजी से मिले हुए भी काफी समय हो गया था। इसलिए इन 2 दिनों के अवकाश में मीनू ने मीरापुर जाने का निश्चय किया। मीनू ने मीरापुर जाने का निश्चय कब और क्यों किया? क्योंकि वो बहुत दिनों से अपने माँ पिताजी से नहीं मिली थी। राजू के भी घर से कई पत्र आए थे, वो भी नहीं मिली थी, और शनिवार रविवार की छुट्टी थी, इसलिए उसने मीरापुर जाने का निश्चय किया। दिस इज आंसर। अब राजू भी कितनी प्रसन्न थी। उसे जब से वहां आई थी, आज पहली बार ही वह अपने घर जा रही थी। कई बार उसकी माँ के पत्र भी आए थे जिसमें उसको बुलाने के लिए लिखा गया था, परंतु वह अपनी मीनू दीदी को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पाई थी। जैसे ही मीनू बस में चढ़ी, उसे अपने पड़ोस की मौसी बैठी दिखाई दी। उनके साथ उनकी कोई महिला संबंधी भी थी, मतलब कोई रिलेटिव भी थी। मीनू ने उन्हें देखकर उनका अभिवादन, ग्रीटिंग्स किया और उनके आगे की सीट जो कि खाली पड़ी थी उस पर राजू के साथ बैठ गई। तभी मीनू की पड़ोसन मौसी ने पूछा, मीनू, तुम्हारी वकालत तो अब पूरी हो चुकी होगी, अब क्या कर रही हो? मौसी, मैंने अब मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छा, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है? तब तो मेरठ में ही घर लेकर रह रही होगी। हाँ मौसी, मीनू ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, इन शॉर्ट। अरे बिल्कुल, अकेले कैसी रह लेती है तू? मैं अकेली नहीं मौसी, ये राजू मेरे साथ रहती है। कुछ भी हो, जब तक अपने घर का कोई नहीं रहता हो तब तक क्या? मौसी की यह सब बात मीनू के हृदय में चुभ गई। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मीनू के मन में मौसी की कौन सी बात हृदय को चुभ गई। जब मौसी ने यह कहा कि जब तक घर का कोई अपना साथ में नहीं रहता तो वो ठीक नहीं रहता है, ये सब बातें मीनू के मन में हृदय में चुभ गई। शायद उन्हें मीनू पर विश्वास नहीं था। मीनू ने सोचा कि यदि मौसी से थोड़ी देर बात की गई तो वे कोई ना कोई और ऐसी बात कह देंगी जो उसके दिल को पीड़ा पहुंचाएंगी। उन्हें पता था कि ये लेडीज जो है ये गॉसिप सी करेगी, मेरे चरित्र पर सवाल उठाएंगी, फालतू की बातें करेंगी, इसलिए उन्हें सोचा कि उनको इग्नोर किया जाए। उसने एक पत्रिका उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए उसने अपने बैग से उपन्यास निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। मीनू को पढ़ता देखकर मौसी ने अपने साथ बैठी महिला से बातें शुरू कर दी। अब मीनू पढ़ रही थी किताब और उसके बारे में अनाप शनाप ये दोनों महिलाएं बके जा रही थी। उस पर से वो मौसी जो थी वो बहुत सारी बातें कर रही थी। ये सब बातें सुनकर मीनू के हृदय में ये सब बातें हृदय में तीर की तरह चुभ गई। ये प्रश्न पूछा जाता है। मीनू को पढ़ता देखकर मौसी ने अपने साथ बैठी महिला से बातें शुरू कर दी। उस महिला ने पूछा, यह कौन लड़की है जिससे तुम बात कर रही थी? मौसी बोली, यह हमारे पड़ोस की एक ही लड़की है। उसके माता पिता ने ऐसा दिमाग खराब किया है कि यह शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने भी इसके लिए एक लड़का बताया था, परंतु इसने मना कर दिया। अच्छा, लड़कियों को इतना सिर पर नहीं बैठाना चाहिए, फिर आगे चलकर बहुत परेशानी होती है। उस महिला ने भी मौसी की बात का समर्थन करते हुए, अभी वो भी उसके सुर में सुर मिला रही है, वो भी दो चार बातें कह रही है, गॉसिप्स चल रही हैं। और तो और उसकी छोटी बहन की शादी हो गई है, इसकी भाई की भी शादी हो जाएगी, बस यही कुंवारी बैठी रहेगी। उन दोनों की ये बातें मीनू के कानों तक पहुंच रही थी। मौसी के ये शब्द मीनू के हृदय में तीर की भांति चुभ गए। कौन से शब्द मीनू के हृदय में तीर की तरह चुभ गए? जब मौसी ने कहा कि इसकी बहन की भी, छोटी बहन है, उसकी भी शादी हो गई है, इसका छोटा भाई है रोहित, इसकी भी हो जाएगी, यही अकेली कुंवारी बैठी रहेगी। ये सारी बातें मीनू के हृदय में तीर की तरह चुभ गई। हाँ, सारे आंसर्स हो गए। मीनू समाज के बारे में क्या सोचने लगी, ये पैराग्राफ है आंसर। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि समाज में अपनी इच्छा से जीने का किसी भी लड़की का कोई अधिकार नहीं। एक लड़की को अबला जानकर, मतलब उसे हेल्पलेस जानकर, उसे कुएं में ढकेलने की कोशिश की जाती है। ये सब कैसे नियम है समाज के? मीनू का हृदय ये सब बातें सुनकर रो पड़ा। कौन सी बातें सुनकर और क्या सोचकर मीनू का हृदय रो पड़ा? तो मौसी की बातें लिखनी है इसमें, और समाज के बारे में वो जो सोच रही है वो लिखना है आंसर। मौसी की बातें जारी रही। वे बोली, इसके माता पिता को देखो। मौसी की ये बातें जारी रही। वे बोली, इसके माता पिता को देखो, जवान लड़की को अकेले ही मेरठ छोड़ रखा है।
बताओ, आजकल के ज़माने में जवान लड़कियों को अपने से अलग रखा जाता है क्या? उनकी बात का समर्थन करते हुए महिला बोली, कहाँ जी, कल के दिन कोई ऊंच नीच हो गई तो जिंदगी भर के लिए मुंह काला हो जाएगा। फिर से लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठने लगे। देखो कि जब कोई लड़का अकेला रहता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब अकेली लड़की रहती है काम के लिए, कितनी ही वो सिंसियरिटी से क्यों ना रहे, कितनी सादगी भरा जीवन क्यों न जिए, लेकिन आसपास का समाज उस पर कटाक्ष भरे व्यंग कर ही देता है। उनकी बातें सुनकर मीनू को लगा कि उन दोनों की बातों का कड़ा जवाब देकर, मैंने उन्हें अच्छा सा बैक आंसर करके उनके मुंह बंद कर दे। लेकिन मीनू ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मीनू समझदार है, वह अनुभवी है, वह थोड़ी मैच्योर है, मतलब वह परिपक्व लड़की है। उसने सोचा कि काहे को बस में तमाशा खड़ा करना है, इसलिए वो चुप बैठी। परंतु मीनू सभ्य व सुशील लड़की थी। वह बस में बैठकर इस तरह की लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये सब बातें उसने जहर की तरह पी ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी बातें उसने जहर की घूंट की तरह पी ली? इससे उसके किस स्वभाव की चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है। वह सभ्य, सुशील और समझदार लड़की है, वह परिपक्व है, वह समाज में बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती, तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए चुप बैठी है। मीनू ने अपने ऊपर संयम रखने की कोशिश की, कंट्रोल किया, पेशेंस रखा, परंतु उसका हृदय इन सब बातों से बेचैन हो रहा था, रेस्टलेस। वह समझ नहीं पा रही थी कि हमारे समाज में स्त्री व पुरुष में इतना भेद क्यों है। ये प्रश्न पूछा जाता है, हमारे समाज में स्त्री व पुरुष में इतना भेद क्यों है? हमारे समाज में स्त्री व पुरुष में भेद इसलिए है क्योंकि भारतीय समाज में लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लड़कों को ही घर का वारिस माना जाता है, लड़का ही वंशज चलाता है, लड़का ही पैसा कमा सकता है, इसलिए लड़के को ही शिक्षित किया जाता है। लेकिन लड़की पुरुष प्रधान समाज में उसके अधीन मानी जाती है, उसे पढ़ाया नहीं जाता, उसे तुच्छ माना जाता है। इसीलिए लड़कियां हमेशा पुरुषों के नीचे ही रहेंगी, यह सोच है भारतीय समाज की। इसलिए हमारे भारतीय समाज में स्त्री व पुरुष में इतना भेद है, क्योंकि उन्हें लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें उनसे तुच्छ माना जाता है। यदि कोई लड़का अकेला रहता है तो समाज उस पर अंगुलियां नहीं उठाता, चाहे वह कितना ही अपराध क्यों न करता हो। परंतु एक लड़की चाहे वह कितनी ही संयमशील, पेशेंस रखे, जीवन क्यों न व्यतीत करे, बिताए, पर फिर समाज उस पर दोषारोपण करता है, उस पर कटाक्ष भरी बातें करता है, उस पर व्यंग कसता है, उसे अपशब्द कहता है, उस पर, उसके चरित्र पर सवाल उठाता रहता है। अभी वह इन विचारधाराओं में तल्लीन थी, इनग्रॉस थी कि बस मीरापुर के बस स्टेशन पर आकर रुक गई। जैसे ही उसने अपना सूटकेस उठाया, उसकी नज़र मौसी पर पड़ी। उन्हें देख मीनू का हृदय घृणा से भर गया। उनकी ओर बिना देखी वह अपने घर की ओर चल दी। जैसे ही मीनू घर पहुंची, माँ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मीनू, कल तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने के लिए मेरठ जाने की सोच रहे थे। अच्छा माँ, मेरी 2 दिन की छुट्टियां थी, मैंने सोचा आप लोगों से मिले काफ़ी दिन हो गए, इसलिए चली आई। अच्छा किया बेटी, तुम आ गई हो, तुमसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद बैठकर बातें करेंगे। कौन सी आवश्यक बातें करनी थी माँ को? ये प्रश्न पूछा जाता है। शादी के संबंध में आप लिखना। सफ़र की थकान और मौसी की बातें सुनकर मीनू के सिर में दर्द होने लगा था। वह कुछ देर आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई, परंतु उसे आराम कहाँ, उसके मस्तिष्क में मौसी व उनके साथ बैठी महिला के शब्द गूंजने लगे। उसे आभास हुआ कि कहीं उन गुंजन की प्रतिध्वनि, उसे लग रहा था कि वो जो रिफ्लेक्शन था, वॉइस इको था, उसके मस्तिष्क की नसें न फट जाए। मतलब उसे इतना दर्द हो रहा था, उसकी बातें सोचकर उसे इतनी चिढ़ लग रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को पेशेंस में रखा। उसने अपने को संयमित किया और माँ के पास चली गई। उसे देखकर माँ बोली, बेटी मीनू, तुम्हारी प्रैक्टिस अब कैसी चल रही है? माँ, पिछले 2 महीने में मुझे 3,000 से 4,000 रुपये तक मिल गए हैं। ये प्रश्न पूछा गया तो ये आंसर है कि उसकी प्रैक्टिस कैसे चल रही थी, उसे कितना रुपया मिल गया, तो दिस इज द आंसर। वैसे अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1-2 वर्ष में आशा है और अच्छी चलेगी। हाँ बेटी, परिश्रम का फल तो अवश्य ही मिलता है। तुमने इस योग्य बनने के लिए ही तो दिन रात एक कर दिया। ईश्वर भी, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इस बात का संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। यह बात बिल्कुल सच है, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है
जो इंसान खुद की सहायता खुद करता है। ये बात पूरी तरह से सच है। सच में जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, सच में भगवान भी तभी हमारी सहायता करते हैं कि जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम अपने अंदर संयम, धैर्य और साहस रखते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी असफलताओं से घबराते नहीं हैं, मेहनत से घबराते नहीं हैं, तो सच में भगवान भी हमारी सहायता जरूर करते हैं। जिस प्रकार मीनू को समाज ने न जाने कितने कटाक्षपूर्ण बातें कही, कितने अपशब्द कहे, शादी के बारे में न जाने कितनी टोका टोकी की, उसके बावजूद उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ती रही, परिश्रम करती रही, हर बार परीक्षाओं में लग्नशील होकर, मेहनती बनकर उसने हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और कुछ ही दिनों में अपने आप को वकील बनाकर इतना अच्छा स्थापित कर दिया कि सब जगह उसके वाहवाही के चर्चे फैल गए थे और अच्छे खासे पैसे भी वो कमाने लगी थी। तो इससे पता चलता है कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो इंसान खुद की सहायता खुद करता है। तुमने कठिन परिश्रम किया, ईश्वर ने तुम्हें उसका फल दिया है। हाँ माँ, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान व आशीर्वाद रहा। यदि आपका सहयोग न मिलता तो शायद मैं इस योग्य कभी नहीं बन पाती। इसमें भी एक जनरल आंसर पूछा जाता है कि माता पिता का सहयोग ही बच्चों को सफलता में आगे ले जाता है। इस बात का संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए पाठ के आधार पर। यह बात बिल्कुल सच है। माता पिता का सहयोग, अगर माता पिता का आशीर्वाद भरा हाथ बच्चों के कंधों पर रहा तो बच्चे विषम परिस्थितियों से लड़कर जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। अगर माता पिता को उन पर विश्वास है, उनकी मेहनत पर, उनके परिश्रम पर, उनके आत्मविश्वास पर विश्वास है, तो बच्चे भी बिना डरे जीवन की डगर पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो माता पिता का सहयोग, उनका साथ, उनकी स्वीकृति, अपने बच्चों पर विश्वास उन्हें निरंतर आगे बढ़ने में प्रेरित करता रहता है। यदि आपका सहयोग न मिलता तो शायद मैं इस योग्य कभी न बन पाती। मीनू, अब तो तुम अपने पांव पर खड़ी हो गई हो, वकालत में काफ़ी पैसा कमा रही हो, परंतु बेटी, एक लड़की की जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। माँ शादी के विषय में मीनू को क्या समझाती है? ये प्रश्न का आंसर ये है, बेटी, तुम्हारे अंदर चाहे कितनी भी योग्यता क्यों न हो, फिर भी तुम एक लड़की हो। माँ, लड़की होना कोई गुनाह तो नहीं? नहीं बेटी, पर जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक समाज चैन नहीं लेने देता। सबके हृदय में गलत भावनाएं शीघ्र ही प्रवेश कर जाती हैं। एक कुंवारी युवा लड़की को देखकर सभी उंगलियां उठाते हैं। तो माँ, आपकी इच्छा है कि मैं विवाह कर लूं? हाँ बेटी, परसों मेरठ से मायाराम जी व अमित आए थे। कैसे आए थे माँ? तुम्हारा हाथ मांगने। अच्छा। हाँ मीनू, मायाराम जी अपनी पिछली गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। कुछ सोचते हुए मीनू सिर्फ हूँ, क्योंकि उसे तो पता ही था कि अमित उसे प्यार करता है, हूँ ही कह सकी। अमित ने सिर्फ इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज तक विवाह नहीं किया था। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मीनू ने जवाब दिया, माँ, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। इसमें मीनू की स्वीकृति, विवाह के लिए स्वीकृति झलक रही थी। उसकी इस बात में स्वीकृति के लक्षण झलक रहे थे। इस स्वीकृति को पाकर माँ ने चैन की सांस ली। मीनू ने अपने पिताजी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस शादी में पसंद नहीं करेगी।